नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार है कि आपने क्वालिटी एजुकेशन को इतना पसंद किया है, इतना चाहा है। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है कि ये जो विश्वास है हम ये आप पर बनाए रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैं आपको है ना कुछ है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, हम कुछ प्रश्न हैं उनका सॉल्व करेंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मैं आपको प्रश्न इस प्रकार से हल करवाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना दोस्तों, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई दूसरा प्रश्न भी आएगा तो उसे आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सफर। ध्यानपूर्वक देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म के बीजांड नग्न होते हैं। ठीक है, यह बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म के बीजांड नग्न क्यों होते हैं। बीजांड काय नहीं होने के कारण, बीज चोल नहीं होने के कारण, बीज चोल है दोस्तों, बीज चोल नहीं होने के कारण, भ्रूण पोष नहीं होने के कारण, या अंडप नहीं होने के कारण। कौन सा कारण है जिसके कारण जिम्नोस्पर्म में बीजांड नग्न रहते हैं दोस्तों? तो आप ध्यान पूर्वक देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहली बात तो देखो, जिम्नोस्पर्म मतलब क्या है। जिम्नोस्पर्म, देखिए दोस्तों, जिम्नोस्पर्म नाम से ही पता चल रहा है जिम्नो। जब अपन जीम लेते हैं, खा लेते हैं, तो चीजें खत्म हो जाती है ना। मैंने अभी आपको आम दे दिया और आप उसको जीम गए, तो दोस्तों केवल गुठली रह जाएगी। आम तो पूरा खा जाएगा व्यक्ति और गुठली रह जाएगी। तो दोस्तों, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है कि ऐसे पादप जिनमें बीजों के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है, नग्न बीजी जो पादप होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, जिम्नोस्पर्म मतलब नग्न बीजी। ठीक है, मतलब कि जो बीज के चारों तरफ का जो आवरण है वो कोई खा गया, वो जीम गया, तो नग्न हो गया बीज। तो नग्न बीजी को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नग्न, नग्न बीजी कहते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि जो नग्न बीजी पादप होते हैं, इनमें इनमें पुष्प की जगह, पुष्प की जगह नर व मादा शंकु लगते हैं दोस्तों। क्या लगते हैं? नर व मादा शंकु लगते हैं दोस्तों। इनमें पुष्प की जगह क्या उत्पन्न होते हैं? नर और मादा शंकु उत्पन्न होते हैं दोस्तों। जो नर शंकु होते हैं ना दोस्तों, जो नर शंकु होते हैं दोस्तों, इसके अंदर अपन कह सकते हैं लघु बीजाणु बनते हैं दोस्तों, या पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु, बीजाणु का निर्माण होता है। इस लघु बीजाणु को दोस्तों पराग कण भी तो बोल सकते हैं, पराग कण भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यही क्या है दोस्तों? नर युग्मक है। क्या है यह? नर युग्मक है, नर युग्मक है दोस्तों, नर युग्मक है। जबकि दोस्तों इनके अंदर मादा शंकु भी उत्पन्न होते हैं। मादा शंकु ये पुष्प के जैसी संरचनाएं हैं दोस्तों, और इन मादा पुष्पों के अंदर, इन मादा शंकुओं के अंदर दोस्तों क्या लगते हैं? गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं दोस्तों। इसको बीजांड भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं इसको? बीजांड भी कह सकते हैं दोस्तों। यह मादा युग्मक के समान व्यवहार करता है दोस्तों। किसके समान? मादा युग्मक के समान व्यवहार करता है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि जो ये बीजांड होता है ना, ये बीजांड के चारों तरफ, बीजांड के चारों तरफ, इनमें बीजांड के चारों तरफ, चारों तरफ अंडाशय नहीं पाया जाता है। अंडाशय, अंडाशय या अंडप, अंडप नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। इसलिए दोस्तों फल का भी निर्माण नहीं होता है। इसलिए फल का भी, फल का भी निर्माण, फल का भी निर्माण नहीं होता है,
नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों अंडाशय, देखो ध्यान पूर्वक देखना आप, दरअसल क्या होता है दोस्तों, पुष्प के अंदर स्त्री केसर पाया जाता है और स्त्री केसर बना हुआ होता है अंडपों से। अंडपों का नीचे वाला भाग है ना मटकी के जैसा होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर दोस्तों बीजांड पाया जाता है। निषेचन के बाद में बीजांड से बीज बन जाता है, अंडाशय से फल बन जाता है दोस्तों। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म या जो अनावृत बीजी पादप है, इनमें तो बीजांड के चारों तरफ अंडाशय ही नहीं पाया जाता है, या मैं कह सकता हूं कि इनमें तो अंडप ही नहीं पाया जाता है दोस्तों। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण निषेचन के बाद बीजांड से बीज तो बन जाता है दोस्तों, लेकिन अंडाशय ना होने के कारण, अंडप ना होने के कारण फल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो अंडप नहीं होने के कारण दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि इनमें अंडप ही नहीं पाया जाता है बीजांड के चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या बोल रहा है, बीजांड काय नहीं होने के कारण। दोस्तों जो बीजांड है, बीजांड को ही तो बीजांड काय बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए ना आप ध्यानपूर्वक, बीज चोल नहीं होने के कारण निषेचन के बाद बीज बनता है दोस्तों, बीज बनता है, बीज का आवरण है दोस्तों बीज चोल। तो अब तो ये प्रश्न तो फिट ही नहीं हो रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन तो यहां पर फिट ही नहीं हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्या हो रहे हैं यहां पे, ऑप्शन फिट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। आवरण, आवरण। ठीक है दोस्तों, भ्रूणपोष क्या होता है दोस्तों, भ्रूणपोष तो बीजांड होता है ना दोस्तों, बीजांड के अंदर, अंदर दोस्तों भ्रूण कोश होता है। क्या होता है, भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर दोस्तों भ्रूण पोष होता है। क्या होता है, भ्रूण पोष होता है दोस्तों, भ्रूण पोष होता है, जो कि भ्रूण को क्या मदद प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है दोस्तों। सही उत्तर क्या है, अंडप नहीं होने के कारण फल नहीं बनते हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्न से मांस भिन्न है क्योंकि उसमें होता है। ये क्या बोल रहा है कि जो फर्न है ना, फर्न, फर्न कोई पौधे होते हैं फर्न, ये बोल रहा है कि जो फर्न है ना, फर्न से मांस भिन्न है। मांस कोई पादप है और वो फर्न से अलग है, भिन्न है। क्यों है भैया अलग, किस कारण से अलग है? क्या स्वतंत्र युग्मकोद्भिद के कारण अलग है? ठीक है, स्वतंत्र बीजाणुद्भिद के कारण भिन्न है या अलग है? तैरने वाले पुमनु की वजह से या फिर स्त्रीधानियों की वजह से दोस्तों? तो ध्यान पूर्वक आप देखिए दोस्तों, ये मांस और फर्न होते क्या हैं। देखो ध्यान पूर्वक, मांस और फर्न, मांस और फर्न दोस्तों, मांस क्या होते हैं, ये ब्रायोफाइटा के पादप होते हैं। क्या होते हैं ये, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को ही क्या बोलते हैं, मांस कहते हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स दोस्तों, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्न कहलाते हैं दोस्तों। जो ब्रायोफाइटा के जो पादप होते हैं दोस्तों, उनमें कोई विशेष प्रकार के उत्तक नहीं पाए जाते। इनमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, संवहन उत्तक इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ तना पत्तियां इनमें नहीं पाई जाती है, जड़ तना पत्तियां भी नहीं पाई जाती इनमें। लेकिन दोस्तों फर्न में तो संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके अंदर जड़ तना पत्तियां भी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और सुनिए ध्यानपूर्वक, जो ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप होता है ना, ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप वो कैसा होता है दोस्तों, इस प्रकार का होता है, थैलस के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैलस होता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा है दोस्तों, यह नर पादप है। ठीक है, या थैलस याद रखना आप, है ना, ये मादा पादप है दोस्तों। ठीक है, अगुणित होते हैं ये, क्या होते हैं ये, अगुणित होते हैं। ध्यान रखना, मैं बात किसकी कर रहा हूं, ब्रायोफाइटा ही कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है इनके ऊपर क्या लगती है दोस्तों, सीधी सी बात है, नर पादप है तो पूधा नहीं लगेगी।
मादा पादप है तो स्त्री धानी लगेगी। ये क्या है दोस्तों? पुधानी। पुधानी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको एंथेरिडियम बोलते हैं, एंथेरिडियम कहते हैं, एंथेरिडियम कहते हैं दोस्तों। यह क्या है दोस्तों? स्त्रीधानी। स्त्रीधानी इसको क्या बोलते हैं? इसको आर्कीगोनियम, गोनियम कहते हैं दोस्तों। इसमें तो नर युग्मक बनते हैं और इसमें मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या बनते हैं? इसमें तो नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं दोस्तों। इसमें क्या बनते हैं? इसमें मादा युग्मक बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मांस या ब्रायोफाइटा के जो मुख्य पादप होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, जड़ तना पत्तियां वगैरह नहीं पाई जाती है, थैलस के रूप में होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। नर पादप अलग होता है, मादा पादप अलग होता है और अगुणित होते हैं दोस्तों। ठीक है, नर पादप पे पुधानी यानी कि एंथेरिडियम और मादा पादप पे स्त्रीधानी यानी कि आर्कीगोनियम पाई जाती है, जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मुख्य पादप क्या होता है? जो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप होता है ना दोस्तों, वो युग्मकोद्भिद होता है, क्योंकि उसमें युग्मक धानियां लग रही है दोस्तों, जिसमें किसका निर्माण होता है? जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है दोस्तों। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि स्वतंत्र युग्मकोद्भिद की उपस्थिति के कारण जो मांस होता है वो फर्न से क्या होता है दोस्तों? भिन्न होता है। जबकि आप टेरिडोफाइटा के अंदर देखिए, टेरिडोफाइटा के अंदर दोस्तों आप देखेंगे, टेरिडोफाइटा के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? बीजाणुधानी है दोस्तों, और इसमें बीजाणु लग रहे हैं। क्या है दोस्तों? यह बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी है दोस्तों। ठीक है, और बीजाणुधानी लग रही है। बीजाणुधानी में दोस्तों स्पोरेंजियम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम है, इसमें बीजाणु बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं? इसमें बीजाणु बनते हैं। दो प्रकार की होती है दोस्तों, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी में दोस्तों लघु बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर यह कैसे होता है दोस्तों? यह क्या होता है? यह है द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी है दोस्तों। और ये किसका उदाहरण है दोस्तों? ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है दोस्तों। कौन है ये? टेरिडोफाइटा। कौन है? टेरिडोफाइटा दोस्तों। तो स्वतंत्र बीजाणुद्भिद पीढ़ी तो किस में पाई जाती है? टेरिडोफाइटा में पाई जाती है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में द्विगुणित होती है दोस्तों। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है, तैरने वाले पुमणु दोस्तों ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो देखिए ना आप ध्यानपूर्वक, ये नर युग्मक की तो क्या है दोस्तों? ये पुमणु है। ये नर युग्मक की तो क्या है? पुमणु है। और ये दोस्तों ये पुमणु पानी में तैरते हुए, देखिए ना आप ध्यानपूर्वक, पानी में तैरते हुए, पानी है दोस्तों, पानी में तैरते हुए ही स्त्रीधानी में मादा युग्मक के पास में जाकर उसे निषेचित कर देते हैं दोस्तों। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि इसीलिए तो ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं दोस्तों। स्त्रीधानियों का तो कुछ बात समझ में नहीं आई। ये स्त्रीधानियां तो दोस्तों, ये स्त्रीधानियां तो दोनों में ही पाई जाती है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों में ही पाई जाती है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों में पाई जाती है दोस्तों, दोनों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है कि मांस फर्न से भिन्न क्यों है? क्योंकि मांस में जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वो स्वतंत्र रूप से रहती है। ठीक है, नर पादप अलग होता है, मादा अलग होता है दोस्तों। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों
यहां पर बताया गया है कि एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, लघु बीजाणु के विभाजन से बनते हैं, जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं, कायिक कोशिका के विभाजन से बनते हैं, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से बनते हैं। दोस्तों आपको यह तो पता ही है ना दोस्तों, ये पुष्प है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, वर्तिका है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, यह है पुंकेसर, पुंकेसर है दोस्तों। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि इस प्रकार से पंखड़ियां पाई जाती है पुष्प के अंदर दोस्तों। ये क्या है, दल है दोस्तों। और आपको पता है ये क्या है, यह बाह्य दल है, बाह्य दल है दोस्तों। दोस्तों ये पुंकेसर के अंदर जो पराग कोश होता है ना, ये पुंकेसर के अंदर क्या होता है, जो पराग कोश होता है, पुंकेसर में पराग कोश होता है दोस्तों, पराग कोश होता है दोस्तों। ठीक है, और पराग कोश के अंदर दोस्तों लघु बीजाणुधानी होती है। क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है दोस्तों, लघु बीजाणुधानी होती है दोस्तों। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है दोस्तों। यह बीजाणुजन उत्तक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है दोस्तों। लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लघु बीजाणु चतुष्क है दोस्तों, ये चतुष्क है। इस लघु बीजाणु को पता है परागकण भी कहते हैं। यही क्या होते हैं दोस्तों, पराग कण होते हैं दोस्तों, पराग कण होते हैं दोस्तों यही। तो दोस्तों लघु बीजाणु मात्र कोशिका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला सही उत्तर है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड पीछे लगा देता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, यहां लगा देता हूं, यह है सही उत्तर दोस्तों। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु तो खुद ही क्या है, लघु बीजाणु तो अपन बोल सकते हैं परागकण है दोस्तों। ठीक है, परागकण है दोस्तों। जनन कोशिका और कायिक कोशिका ये तो दोस्तों परागकणों के अंदर पाई जाती है। परिपक्व पराग कण में बनती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई बात आपको समझ में, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जा रही है दोस्तों। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ही विभाजन करके दोस्तों, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ही विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणु बनते हैं दोस्तों एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा। ये वाली बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। ठीक है, नर युग्मकों का विकास होता है दोस्तों इसके द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। लघु बीजाणु को परागकण कहते हैं। कायिक कोशिका और जो जनन कोशिका है ना, ये परिपक्व परागकण के अंदर बनती है दोस्तों। इस प्रकार से अंदर 2 कोशिकाएं बन जाती है, एक तो दोस्तों जनन कोशिका होती है और एक क्या होती है दोस्तों, कायिक कोशिका होती है दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों कभी कभी है ना,
प्रश्न में अगर आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिका ना मिले, सिर्फ जनन कोशिका मिल जाए दोस्तों, तो वो आगे वाली बात है, उसको भी मैं कभी आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आवृत बीजियों का भ्रूण कोश बना होता है, आवृत बीजियों का भ्रूण कोश बना होता है। तो दोस्तों परिपक्व बीजाणु को ही, परिपक्व बीजाणु को ही क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं दोस्तों। ऐसा होता है, आप देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है दोस्तों। क्या है यह, बीजांड है दोस्तों। क्या है यह, बीजांड है दोस्तों। और बीजांड को ही तो क्या बोल रहे हैं, भ्रूण कोश कहते हैं दोस्तों, क्योंकि भ्रूण अंदर बंद रहता है इसके, तो भ्रूण कोश है दोस्तों। ठीक है, अंदर यहां पर इस भ्रूण बीजांड या भ्रूण कोश के अंदर दोस्तों 3 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं दोस्तों। क्या है यह, सहायक कोशिका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के अलावा यहां पर आप देखेंगे एक अंड कोशिका भी पाई जा रही है दोस्तों, अंड कोशिका पाई जा रही है, एक अंड कोशिका पाई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों बीच के अंदर एक ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है, ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है, ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना दोस्तों, जो कि नर युग्मक के साथ में जुड़कर क्या बना देते हैं, नर युग्मक के साथ में यह ध्रुवीय कोशिका के दोनों केंद्रक जुड़कर एक त्रिकेंद्रकीय भ्रूण पोष का निर्माण कर देते हैं, जिसे त्रिक संलयन कहते हैं दोस्तों। ऊपर की दोस्तों ऊपर की तरफ भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। ये तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 दोस्तों। ये जो 3 कोशिकाएं हैं ना दोस्तों, यह प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, प्रतिध्रुवी कोशिका है दोस्तों, कोशिका है। तो इसमें इस भ्रूण कोश को, बीजांड को ही अपन भ्रूण कोश कह रहे हैं दोस्तों। और इस भ्रूण कोश में आपको कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये तो दोस्तों बीजांड द्वार है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये तो क्या है, छेद है, बीजांड द्वार है दोस्तों। क्या है यह, बीजांड द्वार है दोस्तों। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखिए ये ऑप्शन भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, 7 कोशिकाओं वाला। अब केंद्र गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला सही उत्तर है दोस्तों, कि 7 कोशिकाओं व 8 केंद्र को युक्त होता है। आवृत बीजियों का भ्रूण कोश 7 कोशिकाओं व 8 केंद्र को युक्त होता है दोस्तों। समझ लो ना, बिल्कुल सरल बात है। पराग कोश में पराग कण बन रहे हैं, जिन्हें लघु बीजाणु कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो पराग कण है ना दोस्तों, यही तो नर युग्मक है। और इन पराग कणों या इन नर युग्मकों का निर्माण तो हुआ है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे यहां पर कि जो परिपक्व जो बीजांड है दोस्तों, परिपक्व क्या है, जो बीजांड है, यहां पर आप देखिए बीजांड यहां पाया जाता है। ये रहा दोस्तों बीजांड, इस पुष्प में मैं आपको बता देता हूं, ये रहा बीजांड दोस्तों, ये मादा युग्मक है दोस्तों। और ये परिपक्व बीजांड एक कमरे के समान होता है अंदर से, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसमें 7 कोशिकाएं होती है, 8 केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। अंड कोशिका से तो निषेचन के बाद में भ्रूण बनता है दोस्तों, भ्रूण बनता है। जबकि दोस्तों जो ये ध्रुवीय कोशिका है ना, इससे निषेचन के बाद में भ्रूण पोष बनता है, भ्रूण पोष बनता है दोस्तों। और यह भ्रूण पोष इस भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है दोस्तों। बीजांड से तो बीज बन जाता है, निषेचन के बाद में क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अरीय संवहन पूल किसमें पाए जाते हैं, अरीय संवहन पूल किसमें पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो अरीय मतलब क्या है, संवहन पूल मतलब क्या है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक आप देखिए कि जाइलम
व फ्लोएम मिलकर मिलकर संवहन पूल बना लेते हैं, संवहन पूल बनाते हैं दोस्तों। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन पूल बनाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। किस प्रकार के होते हैं यहां आप देखिए, बिल्कुल सरल है। देखिए ये पहला वाला बना दिया मैंने, एक सेकेंड, यहां पर आप देखिए पहला, ये दूसरा बना दिया और ये तीसरा बना दिया दोस्तों। दोस्तों जो पहला प्रकार है ना, ये कैसा होता है? यह होता है इस प्रकार का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, ठीक है, माना कि यह जाइलम है, यह फ्लोएम है। तो दोस्तों जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं, एक के बाद एक पाए जा रहे हैं, जैसे पहले जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे अरीय संवहन पूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं अरीय संवहन पूल कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जाइलम और फ्लोएम एक साथ ही पाए जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहां पर जाइलम भी पाया जा रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए आप जाइलम पाया जा रहा है, ये जाइलम है दोस्तों। और जाइलम के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? जाइलम के साथ ही यहीं पर फ्लोएम भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे संयुक्त संवहन पूल बोलते हैं दोस्तों। यह क्या है? संयुक्त संयुक्त संवहन संवहन पूल कहते हैं दोस्तों। ये संयुक्त संवहन पूल है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या पाया जाता है? अपन बोल सकते हैं कि जाइलम केंद्री भी पाया जाता है दोस्तों, कि जाइलम तो केंद्र में पाया जा रहा है, जाइलम केंद्रीय संवहन पूल भी पाया जाता है। ठीक है, कि जाइलम बीच में है और जो फ्लोएम है वो इसके चारों तरफ पाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या पाया जा रहा है? ऐसे कर लेता हूं तो सही रहेगा। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, ठीक है, ये कैसा है दोस्तों? जाइलम केंद्रीय संवहन पूल, जाइलम केंद्रीय केंद्रीय संवहन पूल पूल। तो दोस्तों अरीय संवहन पूल किस में पाया जाता है? जब भी आप एक बीजपत्री पादप की जड़ को देखोगे। किसको देखोगे दोस्तों? जब भी आप एक बीजपत्री पादप की जड़ को देखोगे तो उसमें आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, कि ये तो क्या है? ये तो परिरंभ है, परिरंभ है। और परिरंभ के अंदर आपको पहले जाइलम दिखाई देगा, फिर फ्लोएम दिखाई देगा, फिर फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। ठीक है दोस्तों, फिर जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम। इस प्रकार से अरीय संवहन पूल किस में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पादपों की जड़ में पाए जाते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तनों में नहीं पाया जाता है दोस्तों। तनों के अंदर तो इस प्रकार के, देखो, चाहे तना ले लो, ठीक है, चाहे एक बीजपत्री तना ले लो, चाहे द्विबीजपत्री तना ले लो दोस्तों, तीनों के अंदर ही क्या पाया जा रहा है? तीनों के अंदर ही संयुक्त या जाइलम केंद्रीय संवहन पूल पाया जाता है, संवहन पूल पाया जाता है दोस्तों। ओनली फॉर, ये चौथा ही ऐसा है दोस्तों एक बीजपत्री पादप की जड़ जिसमें क्या पाया जाता है? जड़ों के अंदर अरीय संवहन पूल पाए जाते हैं दोस्तों। और देखिए आप ध्यान पूर्वक, एक बीजपत्रियों के तने में प्रारूपिक संवहन पूल होते हैं। एक बीजपत्री पादपों का जो तना होता है ना, उसमें संवहन पूल किस प्रकार के होते हैं? बही फ्लोएमी, अर्थात जिनमें फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, उभय फ्लोएमी,
अर्थात जिसमें जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम होता है, बाहर की तरफ भी फ्लोएम होता है। सकेंद्री अर्थात जिसमें जाइलम केंद्र में होता है और फ्लोएम उसके चारों तरफ होता है, इसको सकेंद्री भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सकेंद्री। ठीक है, यहां पर आप देखिए ना, जाइलम तो बीच में पाया जा रहा है, जाइलम बीच में पाया जा रहा है दोस्तों, और जो फ्लोएम है वो चारों तरफ एक रिंग के रूप में पाया जा रहा है दोस्तों। तो क्या सकेंद्री पाया जाता है या अरीय पाया जाता है? अरीय तो अभी अपन ने बोला ना दोस्तों, जड़ के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है दोस्तों, जड़ों में पाया जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, किस में पाया जाता है? जड़ों के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए, अपन एक बीजपत्री तने की जड़ को देख लेते हैं जरा। ये क्या है दोस्तों? बाह्य त्वचा है दोस्तों, और बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, इस तरह से बनाऊंगा ना तो ज्यादा सही रहेगा। एक मिनट, हाँ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देखिए, ये तो क्या है? बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा है दोस्तों। और यहां पर यह क्या है? ठीक है दोस्तों, यह है जाइलम। क्या है दोस्तों? ये जाइलम है दोस्तों, जो कैसे बनाते हैं दोस्तों? वी आकृति में व्यवस्थित रहते हैं, वी आकृति में व्यवस्थित, वी आकृति बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, इसको अगर आप जोड़ देंगे तीन गोलों को तो वी की आकृति बनी नहीं बनी? वी आकृति में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से ये वलकुट पाया जा रहा है। ये चारों तरफ क्या पाया जा रहा है दोस्तों? वलकुट पाया जा रहा है। ये क्या है? सारा का सारा, ये सारा का सारा वलकुट है दोस्तों। यह क्या है? वलकुट पाया जा रहा है। और आपको पता है दोस्तों, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम वो कहां पर पाया जाता है? फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है दोस्तों। यह क्या है? यह फ्लोएम है दोस्तों। क्या है? यह फ्लोएम है। तो यहां पर आप खुद ही देख लीजिए ना कि फ्लोएम कहां पर पाया जा रहा है। फ्लोएम बाहर की तरफ है दोस्तों, बाहर की तरफ। बही फ्लोएमी है दोस्तों, बही फ्लोएमी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो एक बीजपत्री पादपों का जो तना होता है ना दोस्तों, ये बही फ्लोएमी होता है, इस प्रकार का होता है दोस्तों। ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम वी आकृति में व्यवस्थित रहता है दोस्तों, जाइलम। ठीक है, और जाइलम के बाहर की तरफ अर्थात परिधि की तरफ दोस्तों क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों कि एक बीजपत्री पादपों का तना बही फ्लोएमी होता है दोस्तों। शीर्षस्थ प्रमुखता का अर्थ है दोस्तों, शीर्षस्थ प्रमुखता का अर्थ क्या है दोस्तों? ध्यान पूर्वक आप देखिए, देखिए ये एक टहनी है। क्या है? एक टहनी है। और यहां पर आप ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है दोस्तों, यह क्या है? यहां पर आप देखिए, ठीक है, यह दोस्तों शीर्ष कलिका है, शीर्षस्थ कलिका है दोस्तों। ठीक है, यहां पर देखो ना प्रश्न, देखो शीर्षस्थ प्रमुखता किसे कहते हैं? तो पहले अपन शीर्षस्थ प्रमुखता ही समझ लेते हैं ना, फिर ऑप्शनों को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये शीर्ष कलिका है दोस्तों, जबकि यह दो क्या है? यह पार्श्व कलिका है दोस्तों, पार्श्व कलिका दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी आपको पता है, जो यहां से जो कलिकाएं निकलती है ना, यहां से इस कक्ष में से जो कलिकाएं निकलती है, रेड रंग की बना देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो, ये कक्षस्थ कलिका बनाती है दोस्तों, पार्श्व कलिका या कक्षस्थ कलिका है। समझ में आई आपको? अब क्या होता है दोस्तों, कुछ पादप ऐसे हैं
जिनके अंदर जो शीर्ष कलिका होती है ना, जो शीर्ष में पाए जाने वाली कलिकाएं हैं, उनसे कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं कि उन पदार्थों के कारण जो ये पार्श्वीय कलिकाएं हैं, या जो ये जो दोस्तों कक्षस्थ कलिका है, ये जो कक्ष में से निकल रही है यहां से, इनकी वृद्धि रुक जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष प्रभाविता कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कि शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति से पार्श्वीय या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि रुक जाना ही दोस्तों क्या है? शीर्षस्थ प्रभाविता है दोस्तों। समझ में आई दोस्तों? ये जो चोटी वाली जो कलिका है ना, शीर्ष वाली, ये इन पार्श्व कलिकाओं को जो साइडों से निकल रही है, और जो कक्ष में से जो कक्षस्थ कलिका है, उनकी वृद्धि को रोक देती है। इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? इसलिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। इसलिए दोस्तों मेहंदी के अंदर, चने में शीर्ष कलिकाओं को तोड़ दिया जाता है। चना हो गया, मेहंदी होगी, इसमें शीर्षस्थ कलिका को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसके कारण पार्श्वीय और कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करती है और पादप एक चौड़ी झाड़ी का रूप ले लेता है दोस्तों। तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण पार्श्व व कक्षस्थ कलिका वृद्धि करती है और दोस्तों चौड़ी झाड़ी का रूप ले लेता है। पादप किसका रूप ले लेता है? चौड़ी झाड़ी में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। पादप चौड़ी झाड़ी में परिवर्तित हो जाता है, ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है? शीर्षस्थ प्रमुखता का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, कक्षवर्ती कलिकाओं द्वारा शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि की लुप्तांगता। ये क्या बोल रहा है कि ये कक्षस्थ या पार्श्वी कलिकाओं के द्वारा क्या शीर्ष कलिका की वृद्धि रुक जाना? तो ये तो है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति के कारण कक्षावर्ती कलिकाओं की वृद्धि की लुप्तांगता, मतलब इस शीर्षस्थ कलिका की वजह से पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि रुक जाना, लुप्त हो जाना। तो दोस्तों यही सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, यही सही उत्तर है। तीसरा देख लेते हैं, कक्षवर्ती कलिकाओं के निष्कासन द्वारा शीर्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि का उद्दीपन। ये भी कोई काम का नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है दोस्तों। सही उत्तर क्या है कि शीर्षस्थ कलिकाओं की उपस्थिति के कारण पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। इसे शीर्षस्थ प्रभाविता या शीर्षस्थ प्रमुखता कहते हैं दोस्तों। मेहंदी और चने के अंदर शीर्ष कलिकाओं को तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण पार्श्वी और कक्षस्थ कलिकाएं तेजी से वृद्धि करती है और पादप किसका रूप ले लेता है? झाड़ी का रूप ले लेता है। वृद्धि से क्या तात्पर्य है दोस्तों? वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों? इधर आप देखिए ना, देखो एक शुक्राणु अंडाणु है, दोनों के बीच में निषेचन हुआ, ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो गया, भ्रूण से एक बच्चे का निर्माण हुआ, बच्चे ने जन्म लिया। अब बच्चा कितना सा होता है बेचारा? छोटा सा होता है, 2.5 किलो का, 3 किलो का, इतना ही होता है बच्चा। अब आप देखेंगे धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है। पेड़ को भी आप देख लो, छोटा सा बीज है, उससे एक छोटा सा अंकुर निकलता है और वो भी लगातार वृद्धि करता रहता है दोस्तों। किस कारण से वृद्धि हो रही है? उसमें नई कोशिकाएं बनने के कारण। और नई कोशिकाएं किसके कारण बनती है दोस्तों? कोशिका विभाजन द्वारा बनती है। तो वृद्धि का अर्थ क्या है? कोशिकाओं का विभाजन होना। ठीक है दोस्तों, कोशिकाओं का दीर्घन होना। अब जो दोस्तों कोशिकाएं विभाजित हो रही है वो मोटी भी तो होगी कोशिकाओं का दीर्घन बोलेंगे जिसे। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है शुरू में तो जो कोशिकाएं बनती है ना दोस्तों, वो एक जैसी होती है, लेकिन बाद में उनमें है ना क्या हो जाता है, उन सेल्स के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन हो जाता है दोस्तों। यहां पर श्रम का विभाजन हो जाता है दोस्तों। तंत्रिका बनाने वाली कोशिकाएं अलग हो जाती है, पेशियां बनाने वाली कोशिकाएं अलग हो जाती है। इसी प्रकार से पादपों में स्थायी उत्तक बनाने वाली कोशिकाएं अलग हो गई,
विभज्योतक बनाने वाली कोशिकाएं अलग हो गई, पत्तियां बनाने वाली कोशिकाएं अलग हो गई। तो कोशिकाओं में कोशिका विभेदन भी होता है दोस्तों। उपयुक्त तो सभी आएगा दोस्तों इसमें कि जब शरीर में वृद्धि होती है तो इन सब की वजह से होती है। नई कोशिकाओं का बनना यानी कि कोशिका विभाजन होना। अब जो वो कोशिकाएं बनी है ना दोस्तों, उनमें दीर्घन होगा, कोशिकाएं मोटी होगी, लंबी होगी, बड़ी होगी, परिपक्व होगी। फिर उन कोशिकाओं में लेबर ऑफ डिवीजन होगा, श्रम के आधार पर, कार्य के विभाजन के आधार पर दोस्तों कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल क्या है दोस्तों? पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है, पाया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल कहलाता है। तो जैवमंडल कहलाता है वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीव जीवित नहीं रह सकते हैं, वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीव जीवित रह सकते हैं, या फिर ऑप्शन 1 और 2 दोनों, या कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहां पृथ्वी तो दिया हुआ नहीं है, बदल सकता है, एग्जामिनर जो है वो कुछ भी दे सकता है। पृथ्वी बोल सकता है, वायुमंडल बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है प्रकृति का वह भाग जहां पर जीवन पाया जाता है, जैवमंडल कहलाता है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा दूसरा, कि वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीव जीवित रह सकते हैं या जीवन पाया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? जैवमंडल कहते हैं दोस्तों। बायोस्फीयर्स के नाम से भी इसे इंग्लिश में जाना जाता है दोस्तों, बायोस्फीयर्स। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए, यदि पृथ्वी वायुमंडल, देखो ये क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों, वायुमंडल की CO2 गैस विलुप्त हो जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होगा। ये क्या बोल रहा है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में से CO2 गैस खत्म हो जाए, गायब हो जाए या कम हो जाए, तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए ये नीले रंग का एक ग्रह है, यह क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी है। यह क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी है। नीले रंग का एक ग्रह है, यह हमारी पृथ्वी है। और आपको पता है दोस्तों ये क्या है? ये सूर्य है। क्या है? यह सूर्य है। ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ दोस्तों गैसों का आवरण पाया जाता है। ये वायुमंडल है। क्या है? यह क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल है दोस्तों। अब आपको पता है इस वायुमंडल के अंदर कुछ गैसें पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? कुछ गैसें पाई जाती है। अब जो सूर्य के विकिरण है दोस्तों, वो तो इस वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तक आ सकते हैं। विकिरण तो पृथ्वी तक आ सकते हैं, विकिरण तो वायुमंडल की गैसों को पार करके पृथ्वी पर आ सकते हैं, परंतु जब ये विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराते हैं दोस्तों, तो यहां पर जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रही है दोस्तों? जो गर्मी उत्पन्न हो रही है दोस्तों, यह गर्मी वायुमंडल को भेदकर वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, जिसके कारण धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ग्रीन हाउस प्रभाव भी बोलते हैं, इसको हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप किसी कार में बैठते हैं, अचानक से धूप में खड़ी हुई कार में, अब आप धूप में चल रहे हैं ना, तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप किसी धूप में खड़ी हुई कार के अंदर जैसे ही जाके बैठ जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे माइक्रोवेव ओवन के अंदर आके बैठ गए। क्या हुआ? सूर्य के विकिरण जो कार की बॉडी है उसको भेद भेद कर अंदर तो आ गए, लेकिन कार के अंदर जो गर्मी उत्पन्न हो रही है ना, वो वापस कार में से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे? हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं दोस्तों। और आपको पता है वायुमंडल के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है दोस्तों, NO2 हो गया, ठीक है, NO गैस हो गई दोस्तों। इसी प्रकार से मेथेन हो गया दोस्तों। क्या हो गया? मेथेन हो गया दोस्तों। CH4 है, मेथेन है। और दोस्तों मेथेन और CO2 तो सबसे मेन है। CO2 दोस्तों इनकी मात्रा लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण बढ़ती जा रही है, जिसके कारण दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है।
सबसे ज्यादा प्रभाव में वृद्धि हो रही है CO2 के कारण। लेकिन अगर CO2 की मात्रा कम हो जाएगी ना वायुमंडल में, तो आप देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव में भी कमी आएगी और पृथ्वी का तापमान वापस क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा दोस्तों। तो पृथ्वी के वायुमंडल से CO2 गैस विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, घटेगा, ऑक्सीजन सांद्रता पर निर्भर करेगा या समान रहेगा। तो दोस्तों तापमान घट जाएगा, घट जाएगा। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था, पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था, कोहन व बोयर ने, स्मिथ व नोथॉन्स ने, फ्लोरे व चेन ने, हरगोविंद खुराना ने। किसने बनाया था पहला पुनर्योगज डीएनए। तो दोस्तों पुनर्योगज डीएनए का अर्थ क्या होता है, किसी जीव के डीएनए में, किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ने पर बना नया डीएनए क्या कहलाता है दोस्तों, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये कोहन और बोयर नाम के तो वैज्ञानिक थे। 1972-73 में दोस्तों, कुछ गाइड में आपको 72 मिल जाएगा, जबकि आरबीएससी की बुक में 73 लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। वहां पे या तो 72 ही मिलेगा आपको या 73 ही मिलेगा दोस्तों। अगर 60 मिले, 55 मिले तो वो तो होगा ही नहीं वैसे भी। ठीक है। तो 1972-73 के अंदर कोहेन और स्मिथ ने क्या किया, कोहेन व बोयर ने क्या किया दोस्तों, दो जीवाणु लिए। ठीक है दोस्तों, दो जीवाणु, कौन से दो जीवाणु दोस्तों, ठीक है, एक तो है दोस्तों साल मोनेला और दूसरा था दोस्तों ई कोलाई जीवाणु। दोस्तों इनमें इन्होंने पुनर्योगज करके दिखाया, पुनर्योजन डीएनए प्राप्त किया। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्राप्त किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया, कोहेन व बोयर ने बनाया। 1972-73 में कोहेन व बोयर ने दो जीवाणु लिए, साल्मोनेला और ई कोलाई, दोनों के डीएनए को जोड़ दिया तो नया डीएनए प्राप्त हुआ था इन्हें, जिसमें दोनों की ही विशेषता थी दोस्तों। ठीक है। निम्न में से कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है दोस्तों डीएनए में हेरफेर करना, डीएनए में हेरफेर करना। ठीक है दोस्तों। तो डीएनए में हेरफेर करने को क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे कि टमाटर में कपास का जीन डाल दिया, कपास में टमाटर का जीन डाल दिया, गाय में इंसान का जीन डाल दिया, बकरी में भेड़ का जीन डाल दिया। हेराफेरी नहीं करने का रे बाबा, याद है आपको, हेराफेरी में आपने देखा था हेराफेरी हो रही थी। तो यहां पर भी दोस्तों डीएनए के अंदर क्या हो रही है, हेराफेरी की जा रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अर्थ है डीएनए में हेराफेरी करना दोस्तों। और सबसे प्रमुख जो विधि है ना दोस्तों, सबसे जो प्रमुख विधि है वो है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी दोस्तों। और यहां पर बहुत सारे उपकरण काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से, पहला तो लिया जाता है एंजाइम काम में लिए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आर एंजाइम,
आर एंजाइम। ये क्या करते हैं? डीएनए को काटते हैं, डीएनए को काटते हैं। इनको आणविक केचियां बोलते हैं, आणविक केचिया कहते हैं दोस्तों, या मोलिकुलर सीजर्स कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है दोस्तों, डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है दोस्तों। ये डीएनए के खंडों को जोड़ते हैं, खंडों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आणविक ग्लू या मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी जाना जाता है, चिपकाने वाला, आणविक गोंद के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। और क्या क्या काम में आते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक में? ठीक है दोस्तों, वांछित वाहक काम में आएगा दोस्तों, वाहक हो गया, वाहक हो गया दोस्तों, ये सारी चीजें काम में आती है दोस्तों, वाहक हो गया। तीसरे नंबर पे वाहक में कौन काम में आ सकता है दोस्तों? प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मिड है जीवाणु, प्लाज्मिड हो गया, कॉस्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया दोस्तों, बैक्टीरियोफेज दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से दोस्तों परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, मैंने क्लास में आपको बताया था। तो दोस्तों कौन कौन काम में आता है? रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम में आता है दोस्तों, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? तीसरा। और तो बाकी काम में नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन ये अलग चीजों में काम में आते हैं दोस्तों। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में आने वाला एंजाइम है रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डीएनए को दोस्तों काट देता है, ये डीएनए को काट देता है, आणविक कैचिया कहते हैं इन्हें दोस्तों। दूसरा एंजाइम कौन सा है? डीएनए लाइगेज, ये डीएनए के कटे हुए खंडों को वापस जोड़ देता है, इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से इसको जाना जाता है। निम्न में से कौन सा पौधों का कवकजन्य रोग है? ठीक है दोस्तों, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मोजेक रोग, लीफ कर्ल रोग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो पहला वाला रोग है ना दोस्तों, लेट ब्लाइट दोस्तों, इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो देखो ये जो मोजेक रोग होते हैं ना, ये विषाणु जनित होते हैं दोस्तों, वायरस के द्वारा होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तंबाकू में हो जाता है, तंबाकू में तंबाकू मोजेक रोग, तंबाकू मोजेक रोग, ठीक है दोस्तों। किसके कारण होता है? तंबाकू मोजेक वायरस के द्वारा दोस्तों, टीएमवी के द्वारा तंबाकू मोजेक रोग हो जाता है। तंबाकू में तंबाकू की पत्तियां खराब हो जाती, पीली पड़ जाती, इसे तंबाकू मोजेक रोग बोल रहे हैं। तंबाकू मोजेक वायरस के द्वारा होता है दोस्तों ये। तो मोजेक रोग दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है। लीफ कर्ल रोग भी दोस्तों किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और दोस्तों इस बीमारी के अंदर क्या होता है? पत्तियां करली हो जाती है। जैसे किसी के बाल घुंघरालू हो जाते हैं ना, कहीं तो कराते हैं, कईयों के शुरू से होते हैं, तो ये पत्तियां भी करली हो जाती है, पत्तियां भी घुंघरालू सी हो जाती है दोस्तों, मुड़ जाती है, ऐसी सांप की तरह हो जाती है लिपट के, ठीक है दोस्तों। तो इसे कर्ल रोग कह रहे हैं, विषाणु के कारण होता है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो लेट ब्लाइट रोग है ना दोस्तों, ये कवक जनित रोग है दोस्तों। और ये किसमें होता है? यह होता है आलू के अंदर। आलू की जो पर्णे हैं, मतलब जो आलू की क्या है दोस्तों, जो पत्तियां हैं, पत्तियां, वह आलू का जो कंद है उस पर, आलू के कंद पर स्लेटी नीले रंग के धब्बे हो जाना दोस्तों, धब्बे हो जाना। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। कायिक संकरण होता है, ठीक है दोस्तों। कायिक संकरण किसे कहते हैं?
विभजोतक का संवर्धन, ठीक है, जीव द्रव्य का संलयन, जीव द्रव्य का कुंचन होना दोस्तों, या अंतः प्रजातीय संकरण। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कायिक संकरण किसे कहते हैं, तो दोस्तों सही उत्तर क्या है इसका, जीव द्रव्य के संलयन को ही क्या बोलते हैं, कायिक संकरण कहते हैं। समझिए किस प्रकार से कहते हैं दोस्तों, किसी पादप पादप की दो भिन्न नस्लों से प्राप्त किए गए, पादप की दो भिन्न नस्लों से प्राप्त किए गए प्रोटोप्लाज्म युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, संकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और यह जो संकर प्रोटोप्लाज्म है यह पादप का निर्माण कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य संकलन कहते हैं दोस्तों। पादप का निर्माण कहते हैं, पादप का निर्माण करता है, और इस विधि को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, इस विधि को प्रोटोप्लाज्म संकरण या कायिक संकरण कहते हैं दोस्तों। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, भित्ति रहित कोशिका को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। भित्ति रहित कोशिका को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपको पता है पादप कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, और कोशिका झिल्ली के चारों तरफ क्या पाई जाती है, ऐसी कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। अगर अपन इस कोशिका भित्ति को ये लो हटा देवें तो अब ये क्या कहलाएगा दोस्तों, भित्ति रहित पादप कोशिका को क्या बोलते हैं, भित्ति रहित पादप कोशिका को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं दोस्तों। और आपको पता है पादप की दो भिन्न नस्लें ले ली, जैसे अपन ने मिर्ची की अलग अलग नस्ल ले ली, पतली वाली मिर्ची, मोटी वाली मिर्ची। ठीक है, और दोनों की जो नस्लें या जो वैरायटी है ना दोस्तों, दोनों का अपन ने जीव द्रव्य ले लिया। अब जीव द्रव्य कैसे लिया, पतली वाली मिर्ची की एक कोशिका ले ली, मोटी वाली मिर्ची की एक कोशिका ले ली पेड़ की, और उन कोशिकाओं पे से कोशिका भित्ति हटा दी, तो वो दोस्तों दो तरह के जीव द्रव्य हो गए ना, प्रोटोप्लाज्म हो गए ना दोस्तों, दो तरह के। पहला तो पतली वाली मिर्ची का प्रोटोप्लाज्म, दूसरा मोटी वाली मिर्ची का प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। दोनों को पास में रख दिया तो दोनों जुड़ जाते हैं दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म का युग्मन बोलते हैं दोस्तों। और एक संकर प्रोटोप्लाज्म बन जाता है जिसमें पतली वाली मिर्ची का भी प्रोटोप्लाज्म है और मोटी वाली मिर्ची का भी प्रोटोप्लाज्म है दोस्तों। और यह जो संकर प्रोटोप्लाज्म है ये आगे विभाजित होकर पादप का निर्माण कर देता है दोस्तों। इसी विधि को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म संकरण या कायिक संकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कायिक संकरण कैसे होता है दोस्तों, जीव द्रव्यों के संलयन द्वारा। ठीक है दोस्तों, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म के युग्मन द्वारा दोस्तों। अब नई मिर्ची का पेड़ उत्पन्न होगा उससे, जिसमें दोनों ही तरह की मिर्चियों के गुणधर्म होंगे। ठीक है दोस्तों, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन के कारण पाई जाती है। कोशिका जो झिल्ली होती है ना दोस्तों, आपको पता है जैसे
यहां पर आप देखिए, ये दोस्तों कोशिका है। क्या है? यह कोशिका है दोस्तों। और आपको पता है ये क्या है? यह है कोशिका द्रव्य है दोस्तों। ये क्या? यह है केंद्रक, हमारा केंद्रक है दोस्तों। और आपको पता है यह क्या है? यह है कोशिका झिल्ली है दोस्तों। और आपको पता है कि एक वैज्ञानिक ने क्या बताया था? ठीक है, एक वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या बताया कि इस झिल्ली के ऊपर ऐसे प्रोटीन के कण चिपके रहते हैं दोस्तों। क्या चिपके रहते हैं? प्रोटीन के कण चिपके रहते हैं दोस्तों। यह कोशिका झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली पर प्रोटीन चिपके रहते हैं। और आपको पता है प्रोटीन के कण चिपके रहते हैं। और इन प्रोटीन के कणों के कारण कोशिकाओं में बहुत सारे गुणधर्म उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से गुणधर्म उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों? जैसे कि एंटीजन विशेषता उत्पन्न हो जाती है। यहां आप देखिए आरबीसी पर एंटीजन ए या बी, ए व बी पाई जाती है, बी पाई जाती है, जिसके कारण दोस्तों ब्लड ग्रुप क्या हो गया? हमारा एबीओ हो गया। जिसके कारण हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना दोस्तों, वो क्या होता है? ए बी ओ होता है दोस्तों, यानी कि ए बी या ओ होता है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? इसी प्रकार से दोस्तों कोशिका की कोशिका को पहचानने में दोस्तों इसको सेल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। सेल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। सेल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। थोड़ा छोटा लिख देते हैं, यहां से ले लेता हूं। सेल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं दोस्तों, सेल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, जिसे शुक्राणु है, शुक्राणु की, अंडाणु लिख देता हूं पहले, अंडाणु की सतह पर, या झिल्ली लिख देते हैं क्योंकि झिल्ली आया ना प्रश्न में। अंडाणु की झिल्ली पर, अंडाणु की झिल्ली पर, अंडाणु की झिल्ली पर फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो शुक्राणु है, शुक्राणु की झिल्ली पर एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, पाया। अंडाणु की सतह पर तो क्या पाया जा रहा है? फर्टिलाइजिन प्रोटीन। शुक्राणु की सतह पर क्या पाया जा रहा है? एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन, जिसके कारण दोस्तों शुक्राणु अंडाणु की पहचान कर पाता है, जिसके कारण शुक्राणु, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु की पहचान कर पाता है, अंडाणु की पहचान कर पाता है, पहचान लेता है भैया। शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन है, जिसकी वजह से वो पहचान लेता है कि अंडाणु के ऊपर फर्टिलाइजिन पाया जा रहा है। तो अंडाणु की झिल्ली पर फर्टिलाइजिन, शुक्राणु की झिल्ली पर एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणुओं को पहचान लेता है। और ये मुख्यतः कार्य करता है दोस्तों जो जलीय जीवों के अंदर जो बाह्य निषेचन होता है। मछली आती है, अपने अंडे छोड़ के चल जाती है पानी में तैरती हुई। फिर दोस्तों वहां पर तो तरह तरह के मेल फिश है वहां पर, तो
ठीक है, सभी अपने अपने शुक्राणुओं को पानी में छोड़ रहे हैं, सभी मछलियां अपने अंडाणुओं को पानी में छोड़ रही है, हजारों प्रकार की मछलियां पाई जा रही है, लेकिन दोस्तों हमेशा एक जाति के शुक्राणु उसी जाति के अंडाणुओं को निषेचित कर रहे हैं। किस कारण से? कोशिका की कोशिका से पहचान के कारण दोस्तों। यह भी किसके कारण हो पाता है दोस्तों? सतह पर पाए जाने वाले फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन के कारण होता है दोस्तों। दोस्तों यह भी सही है, यह भी सही है बात दोस्तों। मोजेक रूप दोस्तों ऐसा माना जाता है दोस्तों, यहां पर आप देखिए जो सिंगर और निकोलसन है, सिंगर निकोलसन ने सिंगर व निकोलसन दोस्तों सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए क्या दिया दोस्तों? तरल मोजेक सिद्धांत दिया था, तरल मोजेक सिद्धांत दिया था। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें यह बताया गया है कि भैया ऐसे है ना, इस प्रकार से इसमें क्या बताया गया है कि इस प्रकार से ये लिपिड है दोस्तों, लिपिड है। और इन्होंने क्या बताया कि लिपिड की सतह पर इस प्रकार से प्रोटीन के अणु चिपके रहते हैं, प्रोटीन के अणु चिपके रहते हैं दोस्तों, प्रोटीन चिपके रहते हैं, बीच में भी पाया जाता है दोस्तों प्रोटीन, और इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन दोस्तों। तो ये क्या है? कोशिका झिल्ली की तरल मोजेक संरचना सिंगर व निकोलसन ने दी थी। उन्होंने क्या बताया था कि लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे समुद्र की तरह पाए जाते हैं और उसकी सतह पर प्रोटीन के अणु तैरते रहते हैं दोस्तों। इसे ही कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक संरचना कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली पर प्रोटीन पाए जाते हैं जिसके कारण इनमें एंटीजन विशेषता पाई जाती है दोस्तों, यानी कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए व बी पाई जाती है जिसके कारण हमारा ब्लड ग्रुप ए बी ओ होता है दोस्तों। कोशिका से कोशिका की पहचान में भी सहायता कर रहा है ये झिल्ली पर पाया जाने वाला प्रोटीन, जैसे शुक्राणु अंडाणुओं को पहचान लेता है जलीय जीवों में। ठीक है दोस्तों, मोजेक रूप पाया जा रहा है, झिल्ली के ऊपर प्रोटीन के अणु चिपके रहते हैं जिसके कारण ही इसकी संरचना मोजेक के समान होती है। ये बात सिंगर निकोलसन ने बताई थी। तो दोस्तों सारे ही सही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, हाइड्रोलेजेज एंजाइम युक्त कोशिकांग है। कोशिकांग तो आपको पता है ना, कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं। और हाइड्रोलेजेज एंजाइम युक्त कोशिकांग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये तो कोशिका का शक्ति ग्रह है, शक्ति ग्रह है दोस्तों, पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो दोस्तों ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं, ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि क्या करते हैं? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देते हैं और उससे ऊर्जा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है दोस्तों, कोशिका की क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है दोस्तों। और इसमें तो प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों। ये हाइड्रोलेजेज एंजाइम क्या है? जल अपघटनीय एंजाइम है ये।
जल अपघटनी, एक सेकेंड दूसरे उससे लिखते हैं कलर से, हाँ, जल अपघटनी एंजाइम है, जल अपघटनी एंजाइम है दोस्तों। और ये जल अपघटनी एंजाइम क्या करते हैं, ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब माइटोकॉन्ड्रिया कोई कार्बोहाइड्रेट वसा का क्या पाचन करता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस है, इसमें तो ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं और ऊर्जा बनाते हैं, एटीपी ऊर्जा बनती है। यहाँ पर राइबोसोम में तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री है ये। ठीक है दोस्तों। गोल्जी काय में दोस्तों यह तो एक स्त्रावी कोशिकांग है दोस्तों, स्त्रावी कोशिकांग है दोस्तों। क्या है? स्त्रावी कोशिकांग है दोस्तों। और आपको पता है कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका दोस्तों, अंतर्पदवीय जालिका, और गोल्जी का है, गोल्जी काय मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? लाइसोसोम बनाते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जो लाइसोसोम है ना दोस्तों, इनके अंदर, इनमें जल अपघटनी एंजाइम भरे रहते हैं, जल अपघटनी एंजाइम, एंजाइम भरे होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है। जो क्या कर लेते हैं? प्रोटीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं वसा, कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं दोस्तों। कभी कभी पता है जब कोई कोशिका पुरानी हो जाती है तो कोशिका में पाए जाने वाले लाइसोसोम अपने आप फट जाते हैं और सारे एंजाइम बाहर आ जाते हैं, पूरी कोशिका का ही पाचन कर देते हैं दोस्तों। लाइसोसोम फट कर संपूर्ण संपूर्ण कोशिका का, संपूर्ण कोशिका का भी पाचन कर सकता है, पाचन कर सकता है। इसलिए इसको मालूम है क्या बोलते हैं लाइसोसोम को? इसलिए इसे आत्मघाती थैलियां, आत्मघाती थैलियां या सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं दोस्तों, सुसाइडल बैग कहते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। बार काय पाई जाती है, इसे बार बॉडीज भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में देखो दोस्तों, कोशिकाएं दो प्रकार की है। जो कोशिकाएं शरीर बना रही है ना, वो दैहिक कोशिकाएं या कायिक कोशिकाएं कहलाती है। और जो कोशिकाएं जनन में सहायता करती है, जैसे शुक्राणु, अंडाणु, वो जनन कोशिकाएं होती है दोस्तों। तो पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में बार काय पाई जाती है क्या? स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में, या शुक्राणु और अंडाणु में पाई जाती है, या टर्नर सिंड्रोम में पाई जाती है दोस्तों। तो ये बार काय होता क्या है? यहां पर आप देखिए, ये कोशिका है ना दोस्तों, और कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है? केंद्रक पाया जा रहा है दोस्तों, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी हुई एक संरचना होती है दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं? ये तो स्त्री की कायिक कोशिका है दोस्तों। क्या है यह? स्त्री की कायिक कोशिका है दोस्तों। ठीक है। और स्त्री की कायिक कोशिका में केंद्रक से जुड़ी हुई एक छोटी सी संरचना, एक पिंड जैसी संरचना पाई जाती है दोस्तों, पिंड पाया जाता है, जिसे ही क्या बोलते हैं? जिसे ही बार बॉडी बोलते हैं दोस्तों, बार बॉडी या बार काय कहते हैं, बार काय कहते हैं दोस्तों। तो स्त्रियों की कायिक कोशिकाओं के अंदर, शरीर की कोई सी भी कोशिका देख लो, उन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक के पास में एक पिंड जैसी संरचना जुड़ी रहती है, जिसे बार बॉडी या बार काय कहते हैं। और यह 2x, और यह किस कारण से बनती है? यह 2x सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुण सूत्रों के कारण
बनती है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में पाई जाती है, ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, गुणसूत्र संख्या में असामान्यता कहलाती है। दोस्तों हमारे अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, हमारे अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। अब अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, जैसे कि कम हो जाए। ठीक है, तो कम में क्या हो जाए, 46 की जगह 45 हो जाए, 44 हो जाए दोस्तों, या फिर अधिक हो जाए गुणसूत्र, किसी व्यक्ति में गुणसूत्र क्या हो जाए, अधिक हो गए, 46 के जगह कितने हो गए, 47 हो गए, 48 हो गए। तो दोस्तों शरीर में जो बच्चा पैदा हुआ है ना, देखो दोस्तों, जब शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के समय, शरीर में जब शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं या शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलन से निषेचन होता है, तो उस दौरान दोस्तों कुछ गलतियां हो जाती है, उन गलतियों के कारण ही गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, कम हो जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, बच्चे में 46 होने चाहिए थे, 45 और 44 ही है, ये 40 ही पाए जा रहे हैं। अधिक 46 होने चाहिए थे, गुणसूत्र अधिक हो गए, 47 हो गए, 48 हो गए। तो दोस्तों जो शरीर में रोग हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, बच्चे में जो पैदा हुआ बच्चा है ना, उसमें जो पैदा हुआ जो बच्चा है दोस्तों, बच्चा है, ये जन्मजात रोग है दोस्तों, जन्म से ही पाया जाएगा, उसमें सिंड्रोम हो जाते हैं। उसमें दोस्तों जो रोग होते हैं, क्या होते हैं, जो रोग है उसे क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। और इस डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र 46 की जगह कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है दोस्तों, ये महिलाओं में होता है दोस्तों, महिला होती है, ये महिला होती है, ये जो बच्ची पैदा हुई है ना उसमें टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जन्मजात बीमारियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये ठीक नहीं होती है, एक बार किसी के हो जाती है तो दोस्तों इन्हें सिंड्रोम कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या के में परिवर्तन के कारण जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जो असामान्यता उत्पन्न हो जाती है पैदा होने वाले बच्चे में, उसे सिंड्रोम कहते हैं। निम्नलिखित में से द्विरूपीय परजीवी है। यहां पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द्विरूपीय परजीवी कौन सा है दोस्तों, अपन देख लेते हैं। क्या मोनोसिस्टस है, प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा, या सारे के सारे ही है दोस्तों। द्विरूपीय परजीवी मोनोसिस्टस, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो मोनोसिस्टस है दोस्तों, कौन है दोस्तों, मोनोसिस्टस है, ये कहां पर पाया जाता है दोस्तों, ये केचुए में परजीवी होता है दोस्तों। किस में होता है, केचुए में परजीवी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहां पर होता है, ये केचुए में परजीवी होता है दोस्तों। किस में परजीवी होता है, केचुए में परजीवी होता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो प्लाज्मोडियम है दोस्तों, ठीक है, प्लाज्मोडियम है दोस्तों, प्लाज्मोडियम यह मानव व मादा एनाफिलीज मच्छर या मॉस्किटो में, मच्छर में परजीवी होता है दोस्तों। ठीक है, मानव में ये मलेरिया फैलाता है, मलेरिया का रोगजनक है ये। मलेरिया का क्या है, ये मलेरिया का रोगजनक है दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों एंटमीबा है द्विपरजीवी दोस्तों। क्या है, यह है द्विरूपीय परजीवी है, दो रूपों में मिलता है। यही क्या है दोस्तों, ये मानव
ये मानव की आंत में परजीवी है। मानव की आंत्र में परजीवी होता है दोस्तों। मानव की आंत में क्या होता है? ये परजीवी होता है। मानव की आंत में परजीवी होता है। इसके कारण दोस्तों उल्टी हो गया, दस्त हो गया, पेट में दर्द हो जाता है दोस्तों। इस बीमारी को अमीबियासिस रोग कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसके द्वारा? अमीबियोसिस रोग हो जाता है। अमीबियासिस रोग हो जाता है दोस्तों। अमीबियासिस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। दीमक की आहार नाल का सहजीवी है। देखो परजीवी क्या होते हैं, ध्यानपूर्वक देखो। परजीवी क्या होते हैं? जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे केचुए में मोनोसिस्टस परजीवी है। केचुए का कमजोर कर देता है बेचारा, केचुए को खा जाता है, उसको अंदर रहता है धीरे धीरे। प्लाज्मोडियम मानवों में मलेरिया फैला रहा है। प्लाज्मोडियम खुद तो जनसंख्या वृद्धि कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है शरीर में घुस के मनुष्यों के, लेकिन बेचारे मनुष्य को मलेरिया फैला रहा है। एंट अमीबा मानव की आंत में घुस जाता है। प्रदूषित भोजन या प्रदूषित जल के पीने से ये शरीर में पहुंच जाता है, आंतों में पहुंच जाता है दोस्तों। आंतों की भित्ति में छेद कर देता है, धीरे धीरे घाव कर देता है। उल्टी, दस्त, पेट में दर्द होना, इस बीमारी को अमीबियोसिस कहते हैं दोस्तों। तो सारे के सारे ही परजीवी है दोस्तों, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? सहजीवी की। ठीक है, परजीवी के अंदर तो क्या होता है, जब एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहता है, ठीक है, और उसको नुकसान पहुंचाता है, तो इसे परजीविता कहते हैं। जैसे जू है, जू जीवों के शरीर के बाहर रहती है दोस्तों। अब मुझे बताओ, शरीर को नुकसान पहुंचाती नहीं पहुंचाती है? खून चूसती है, नुकसान पहुंचा रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन सहजीवन बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सहजीवन में हमेशा क्या होता है? दो जीव एक दूसरे के पास में रहते हैं और दोनों ही जीव एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं? लाभ पहुंचाते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए, मोनोसिस्टस क्या है दोस्तों? क्या सहजीवी है? नहीं। मोनोसिस्टस के बारे में तो अभी अपन ने पढ़ा ना दोस्तों, केचुए का परजीवी है ये। केचुए में परजीवी है दोस्तों। केचुए में क्या है? यह है परजीवी है दोस्तों। ट्राइकोनिम्फा दोस्तों, यह जोंक यह दोस्तों दीमक में पाया जाने वाला सहजीवी है दोस्तों। दीमक के शरीर में पाया जाने वाला सहजीवी कौन सा है दोस्तों? ट्राइकोनिम्फा है। ट्राइकोनिम्फा। और ये ट्राइकोनिम्फा मालूम है क्या कर सकता है? लकड़ी घास सेलुलोस का आसानी से अपघटन कर देता है दोस्तों। आसानी से अपघटन कर देता है दोस्तों। जो हमारे फर्नीचर होते हैं पुराने, थोड़ी भी गीले हो गए तो वहां पे दीमकें उत्पन्न हो जाती है। किताबों वगैरह में दीमकें उत्पन्न हो जाती है, खा जाती है। लकड़ी को भी खा जाती है दीमक। तो क्यों खा पा रही है लकड़ी को? लकड़ी से भोजन मिल रहा है उस दीमक को। लकड़ी के शरीर में ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है सहजीवी के रूप में दोस्तों। सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ये ट्राइकोनिम्फा लकड़ी घास या जो सेलुलोस है उसको आराम से अपघटित कर सकता है, तो इसीलिए दीमक आसानी से लकड़ी को खा जाती है और पचा लेती है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। जो निक्टोथीरस होता है दोस्तों, ये कॉकरोच के अंदर पाया जाने वाला परजीवी है। कॉकरोच का परजीवी है दोस्तों। कॉकरोच के अंदर पाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जो जियार्डिया है, ये मानव की आंत्र में परजीवी है दोस्तों। क्या है? मानव की आंत्र में यह परजीवी है दोस्तों। ठीक है, रोग फैला देता है, ये रोग होता है, रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? ट्राइकोनिम्फा दीमक में पाया जाने वाला सहजीवी है जो सेलुलोज का पाचन कर सकता है। वह एंजाइम जो कोशिका के अंदर क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? एक्सो एंजाइम दोस्तों, एंडो एंजाइम, जाइमोजेंस या प्रोस्टेटिक एंजाइम। तो दोस्तों जो एंजाइम
कोशिका के अंदर क्रिया करते हैं उसे एंडो एंजाइम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? एंडो एंजाइम कहते हैं। रुधिर में गैसों के परिवहन का माध्यम रहता है दोस्तों। रुधिर में गैसों के परिवहन का माध्यम क्या होता है दोस्तों? ध्यान पूर्वक देखिए। दरअसल दोस्तों जो रुधिर है वो गैसों का परिवहन करता है। यहां पर आप देखेंगे रुधिर क्या कार्य करता है दोस्तों? गैसों का परिवहन करता है दोस्तों। गैसों का क्या करता है? परिवहन करता है। अब आपको पता है एक तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है दोस्तों। क्या होती है? एक तो ऑक्सीजन होती है, एक CO2 होती है दोस्तों, ठीक है। अब ऑक्सीजन का परिवहन किस किस के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? ठीक है, आरबीसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा किया जा रहा है, प्लाज्मा के द्वारा किया जा रहा है। CO2 का भी परिवहन दोस्तों, CO2 का भी परिवहन थोड़ा बहुत आरबीसी से होता है, आरबीसी से होता है दोस्तों, ठीक है। प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। और दोस्तों बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट के कारण पाया जाता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है दोस्तों। और इसी के कारण दोस्तों आंशिक क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। आंशिक क्या हो जाता है? क्षारीय माध्यम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि रुधिर में गैसों के परिवहन का माध्यम रहता है। आंशिक अम्लीय नहीं, प्रबल क्षारीय नहीं, सभी नहीं, आंशिक क्षारीय होता है दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, अब यहां पर आप देखिए ना, ऑस्मोसिस, ठीक है दोस्तों। ये डायलिसिस कहते हैं क्या? हीमोलाइसिस कहते हैं क्या? ऑस्मोसिस कहते हैं क्या? पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस मतलब तो दोस्तों लकवा आना है, लकवा आना है तो सबको ही पता है। पैरालिसिस अटैक आ गया, हाथ में पैरालिसिस अटैक आ गया, मतलब हाथ में लकवा आ गया, हाथ काम नहीं कर रहा ढंग से, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों ऑस्मोसिस मतलब तो क्या है? जल का परासरण वगैरह होना दोस्तों, ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है दोस्तों। डायलिसिस को क्या बोलते हैं दोस्तों? डायलिसिस को इसे कृत्रिम अपोहन भी कहते हैं, अपोहन भी कहते हैं दोस्तों। जब मानव की किडनी खराब हो जाए, वृक्क या किडनी के खराब हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। इसमें एक है ना मशीन होती है, उस मशीन पर व्यक्ति को लेटा देते हैं और व्यक्ति का जो खून होता है, जो पहले किडनी में जा रहा था, उस व्यक्ति की किडनी तो खराब हो गई, तो उस व्यक्ति का जो खून है उस मशीन में जाता रहता है और मशीन उस खून को छान देती है, फिल्टर कर देती है दोस्तों, और वापिस शरीर में उस शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया जाता है दोस्तों। इसे डायलिसिस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कृत्रिम रक्त द्वारा रक्त को फिल्टर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? डायलिसिस या कृत्रिम अपोहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? हम सांस लेते हैं दोस्तों, और सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन नाक से होती हुई फिर फेफड़ों में जाकर भर जाती है दोस्तों, और फेफड़ों के अंदर रक्त बहता रहता है। वो ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में चल जाती है और रक्त उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में यहां वहां पहुंचा देता है। अब दोस्तों रक्त में भी ऐसा क्या पाया जा रहा है जो ऑक्सीजन को अपने साथ में लेकर जाता है दोस्तों? तो दोस्तों लोहित कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। लोहित कोशिकाएं क्या है दोस्तों? लाल रुधिर कणिकाएं हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? लाल रुधिर कणिकाएं हैं दोस्तों, RBC भी कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है दोस्तों। यह किससे बना होता है दोस्तों? यह लोह से बना होता है, लोह से बना हुआ होता है, लोह
यानी कि आयरन से बना होता है, से बना होता है। इसलिए दोस्तों आरबीसी को या लाल रुधिर कणिकाओं को लोह कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोहे से बना हुआ हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। और दोस्तों इसी के कारण आरबीसी ऑक्सीजन को अपने साथ में चिपका लेती है, बांध लेती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से आरबीसी या लोह कोशिकाएं दोस्तों रुधिर का परिवहन कर पाती है दोस्तों। जबकि दोस्तों बिम्बाणु तो क्या है दोस्तों, प्लेटलेट्स है। क्या है ये, तो प्लेटलेट्स है। बिम्बाणु क्या है दोस्तों, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट दोस्तों, ये तो रुधिर का थक्का बनाती है दोस्तों, रुधिर का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करती है दोस्तों। लसीकाणु दोस्तों ये जो लसीकाणु है दोस्तों, लसीकाणु वसा के परिवहन व रोगों से रक्षा में, रोगों से रक्षा में सहायक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो श्वेताणु है, ये दोस्तों सैनिक कोशिकाएं भी कहलाती है। श्वेताणु क्या कहलाती है दोस्तों, शरीर की सैनिक कोशिकाएं हैं, सैनिक कोशिकाएं हैं, रोगों से बचाती है। ठीक है दोस्तों, रोगाणुओं को मारती है, रोगाणुओं से शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है दोस्तों। तो ऑक्सीजन का परिवहन लोहित कोशिकाएं करती है। तंत्रिका तंत्र का उद्भव होता है मध्य जनन स्तर से, मध्य त्वचा से, अंतः त्वचा से या बाह्य त्वचा से। दोस्तों आपको पता है जो तंत्रिका तंत्र है ना, सबसे पहले बनता है भ्रूण में सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला तंत्र कौन सा है, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है। और दोस्तों किससे बनता है, बाह्य त्वचा से बनता है। किससे बनता है, बाह्य त्वचा में हमारी बहुत सी तंत्रिकाएं पाई जाती है जो कि तंत्रिका तंत्र का उद्भव करती है। सुनने के लिए उद्दीपन कहां से आरंभ होता है, श्रवण तंत्रिकाओं से, कर्णपटल से, कर्ण अस्थियों से या कोकलिया से। किससे, कोकलिया से। तो आपको मैंने बताया था ना, इस प्रकार से ये बाह्य कर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से बाह्य कर्ण होता है। और मैंने आपको बताया था यहां पर कान का पर्दा पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पर 3 हड्डियां होती है ऐसी। ठीक है दोस्तों, और आपको ये बताया था कि इस प्रकार का एक ऑर्गन होता है दोस्तों। फिर आपको और भी बताया था कि इस प्रकार का यहां पर एक ऑर्गन और होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या है दोस्तों, यह तो है अपना पिन्ना। क्या बोलते हैं इसको, पिन्ना बोलते हैं दोस्तों। बाह्य कर्ण है ये। क्या है ये, बाह्य कर्ण दोस्तों। ये आपको पता है ये श्रवण नली थी, श्रवण नली है दोस्तों, नली है। और यह क्या है, यह कान का पर्दा है। ठीक है दोस्तों, कान का पर्दा है। और पता है 3 अस्थियां पाई जाती है, 3 अस्थियां पाई जाती है दोस्तों, 3 अस्थियां, 3 अस्थियां पाई जाती है दोस्तों। कौन कौन सी है दोस्तों, मेलियस है, मेलियस है, इनकस है, स्टेपीज है, स्टेपीज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये 3 अस्थियां पाई जाती है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर आप देखेंगे एक ऑर्गन तो होता है दोस्तों, इसको तो अपन बोल सकते हैं यह क्या है, यह। और यह क्या है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, कोक्लिया है, कोक्लिया है दोस्तों। और यह है दोस्तों प्रघाण, जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सुनना, ध्वनि को हम कैसे सुन सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं
तो मैं बोल रहा हूं तो आप देखो, आप बोलते समय अपने यहां हाथ लगाओ, आपको कंपन महसूस होंगी। तो ध्वनि क्या है दोस्तों? कंपन है। थाली गिर गई, बोतल गिर गई, कुछ भी, पंखा चल रहा है तो कंपन हो रहे हैं उसके कारण। और ये कंपन दोस्तों, ये जो कंपन होते हैं, ये कंपन है दोस्तों, ये जो ध्वनि के जो कंपन है, इस कर्ण पिन्ना से होते हुए, इस नली से होते हुए दोस्तों कहां आके गिर रहे हैं? कान के पर्दे पर गिर रहे हैं। कान का पर्दा भी दोस्तों क्या करने लग जाएगा? कंपन करने लग जाएगा दोस्तों, कंपन करने लग जाएगा। आई बात आपको समझ में? इस कंपनों के कारण इन जो तीनों हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, इन हड्डियों के अंदर भी दोस्तों कंपन होने लग जाएगा। और ये हड्डियां इन कंपनों को कहां पर पहुंचा देगी? कोक्लिया में पहुंचा देगी। कोक्लिया में पहुंचा देगी दोस्तों। कोक्लिया में क्या पाई जाती है? कोक्लिया के अंदर तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं, इन कंपनों दोस्तों, ये कोक्लिया और ये जो वेस्टिब्यूल है ना, ये अंतकर्ण में पाए जाते हैं, याद रखना है ना। तो तंत्रिका इन कंपनों को तंत्रिका आवेगों में बदल के, तंत्रिका आवेगों में बदल के दोस्तों मस्तिष्क में पहुंचा देगी और हमें बातें सुनाई देगी कि भैया प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ये समझ में आ जाएगा ना, मैं बातें सुनाई देगी, क्या बातें कर रहा है सामने वाला, ठीक है। तो दोस्तों कंपन कान के पर्दे पे आए, कान के पर्दे से हड्डियों से होते हुए कोक्लिया में आते हैं दोस्तों। तो सुनने के लिए उद्दीपन कहां से आरंभ होते हैं दोस्तों? कोक्लिया से उत्पन्न होते हैं। ये जो कोक्लिया है ना दोस्तों, ये कंपनों को क्या करता है? कंपनों को तंत्रिका आवेगों में बदल देता है दोस्तों, या उद्दीपनों में बदल देता है दोस्तों, ठीक है। कंपनों को दोस्तों उद्दीपन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उद्दीपन भी कह सकते हैं। तो याद रखना कि ये जो कंपन या उद्दीपन है, ये कान के पर्दे से हड्डियों से होते हुए कोक्लिया में आ गए। कोक्लिया ने इन कंपन या उद्दीपनों को तंत्रिका आवेगों में बदलकर कहां पहुंचा दिया? मस्तिष्क में पहुंचा दिया। और मस्तिष्क इन उद्दीपनों से जो तंत्रिका आवेग बन के आए, उन तंत्रिका आवेग की व्याख्या कर देता है मस्तिष्क, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों ये प्रघाण कार्य क्या करता है? ये प्रघाण क्या करता है दोस्तों, या वेस्टिब्यूल क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर संतुलन बनाने का कार्य करता है दोस्तों। तो ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है दोस्तों। और देखिए ध्यानपूर्वक, पेशियों का अनाक्षी संकुचन किसके संचय के कारण पीड़ादायक होता है? कैल्शियम आयन के कारण, मायोसिन के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, या क्रिएटिन फॉस्फेट के कारण? दोस्तों सुनो, आपको योगा करने की इच्छा हुई या आपको जोश आ गया, आप सोच रहे हो आप तो दौड़ेंगे, ठीक है, बढ़िया खा पी के गए, दौड़े। शुरू में जब अपन दौड़ते हैं तो ऐसा बहुत जोश रहता है, लेकिन जब थोड़ी दूर जब अपन पहुंचते हैं तो धीरे धीरे फिर क्या होता है? पैर जवाब दे देते हैं। पैरों की मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। फिर मन करता है अब तो बैठ जाओ, अब नहीं दौड़ा जा रहा। मांसपेशियों में थकान हो जाती है दोस्तों। मांसपेशियों में क्या हो जाती है? थकान हो जाती है, दर्द होने लग जाता है, इसको थकान कहते हैं दोस्तों। और ये किसके कारण होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है दोस्तों। क्या होता है? ठीक है, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को कार्य करना है ना दोस्तों। कार्य करने के लिए क्या चाहिए? शरीर को ऊर्जा चाहिए दोस्तों। और ये ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है दोस्तों? ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है दोस्तों, तो उससे क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। जब दौड़ते हैं दोस्तों, दौड़ते या कसरत कर रहे हैं अपन, तो दोस्तों लगातार क्या होता जाता है? लगातार ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण होता जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों, O2 की कमी हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। तो मांस पेशियों में जो दोस्तों ग्लूकोज है, जो दोस्तों ग्लूकोज है, ये O2 की कमी पर यहां पर मैं लिख देता हूं, व्यायाम करते समय दौड़ रहे हैं
दौड़ते दौड़ते आप दौड़ तो तेजी से रहे हो, लेकिन आपके शरीर को ऑक्सीजन इतना फास्ट नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की कमी पर क्रिया करता है दोस्तों, तो यहां पर क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है दोस्तों। मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, इस लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में दर्द व थकान हो जाती है दोस्तों। इसको क्रैम्प भी बोलते हैं, मांसपेशियों में क्या बोलते हैं, इसको क्रैम्प बोलते हैं दोस्तों। तो याद करना है आपको लैक्टिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान। अनुप्रस्थ सेतुओं के बंधन के लिए कौन से आयन की उपस्थिति आवश्यक है। अनुप्रस्थ सेतु क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, पेशी संकुचन के बारे में तो आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया था। पेशी संकुचन, पेशीय संकुचन, और आपको पता है पेशीय संकुचन के अंदर तंतु होते हैं इस प्रकार के, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप देखना, ठीक है दोस्तों, यह क्या है, जेड लाइन है, यह भी क्या है दोस्तों, जेड लाइन है, ठीक है दोस्तों। यह क्या है, आई बैंड है, ठीक है दोस्तों। ये एक्टीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, एक्टीन की बनी भी होती है, किसकी बनी भी होती है, एक्टीन, एक्टीन की बनी होती है दोस्तों। आपको पता है यहां पर बीच में ये मायोसिन से बने हुए दोस्तों, क्या है, यह ए बैंड है दोस्तों, ये क्या है, ए बैंड है। ये मायोसिन के बने हुए होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, मायोसिन के बने हुए होते हैं दोस्तों। और आपको पता है यहां पर सेतु पाए जाते हैं, यहां पर इन आई बैंड और ये, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहां पर क्या पाए जाते हैं, इस आई बैंड और ए बैंड के सिरों के बीच में क्या पाए जाते हैं, यहां पर यह क्या पाया जा रहा है दोस्तों, अनुप्रस्थ सेतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ सेतु पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको मालूम है क्या होता है, ये जो आई ए बैंड के जो किनारे हैं ना, ये आई बैंड के किनारों से चिपक जाते हैं, ये जो सेतु है ना, ये दोनों ये जुड़ जाते हैं, और आपने देखो उंगलियों जैसी संरचना है। अब मालूम क्या होगा, ये जो उंगलियों जैसी संरचना है ना, ये हिलेगी अंदर की तरफ, ऐसे हिलेगी। तो आपको पता है जब ये अंदर की तरफ ऐसे हिलेगी, तो ये दोनों जो आई बैंड है ये सेंटर की तरफ खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, तो दोस्तों पेशी संकुचित हो जाएगी। तो अनुप्रस्थ सेतुओं के बंधन के लिए, अब मैंने क्या बोला कि ये ए बैंड और ये आई बैंड के जो ये सिरे है ना, ये जुड़ जाएंगे, ये अनुप्रस्थ सेतु जुड़ जाएंगे। किसकी वजह से जुड़ेंगे दोस्तों, कैल्शियम आयनों की वजह से जुड़ेंगे। किसके कारण जुड़ेंगे, कैल्शियम आयनों की वजह से जुड़ेंगे दोस्तों। दरअसल क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं कोशिका द्रव में, क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, Ca2+ आयन पाए जाते हैं दोस्तों। और ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं दोस्तों, इस सिरों को मुक्त कर देते हैं, इस सिरों को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, इन सिरों को फ्री कर देते हैं। और जैसे ही सिरे मुक्त होते हैं तो सिरे जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो कैल्शियम आयन के कारण ही एक्टिन और मायोसिन के अनुप्रस्थ सेतु जुड़ पाते हैं। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। और देखिए ध्यानपूर्वक, एलिसा को विषाणुओं की पहचान में उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य अभिकर्मक होता है। एलिसा टेस्ट क्या है दोस्तों, एड्स का पता लगाने में, एड्स रोग का पता लगाने में दोस्तों जो टेस्ट किया जाता है, जो टेस्ट किया जाता है ना दोस्तों, वही क्या है, वही एलिसा टेस्ट है दोस्तों। जो टेस्ट होता है वह क्या है, एलिसा टेस्ट है दोस्तों। और यहां पर कौन से अभिकर्मक को काम में लिया जाता है, क्षारीय फॉस्फेटेज नाम के एक एंजाइम को काम में लिया जाता है दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। जो कैटेलेज एंजाइम होता है ना दोस्तों, वो तो एलिसा टेस्ट में काम में नहीं आता, लेकिन इसका कार्य क्या है दोस्तों, जो कैटेलेज एंजाइम है, यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है।
ये किस में पाया जाता है? सभी कोशिकाओं में, सभी कोशिका में पाया जाता है दोस्तों, सभी कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। और क्या काम करता है ये? जो H2O2 है, H2O2 में से जल व ऑक्सीजन को हटाता है, जल व ऑक्सीजन को हटाना। ठीक है दोस्तों, तो कैटेलेज एंजाइम सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से H2O2 में से जल व ऑक्सीजन को हटा देता है। दोस्तों ये डीएनए प्रोब क्या है? डीएनए के रेडियो एक्टिव डीएनए खंड को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? डीएनए प्रोब बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों इन्हें आणविक प्रोब भी बोलते हैं, आणविक प्रोब भी कहते हैं। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, ये तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, छोड़िए, इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, एक रोगी को सामान्यतया सलाह दी जाती है कि विशेष रूप से खाने में केवल अधिक मांस खाएं, दालें लें, ठीक है दोस्तों, दूध अंडे का उपयोग करें। ठीक है, जब ये ग्रसित होता है, एक व्यक्ति है डॉक्टर के पास में गया, कमजोरी सी लग रही है, डॉक्टर ने बोला मांस खाओ, ठीक है, दालें खाओ भैया, आप दूध पियो, अंडे का उपयोग करो। ठीक है दोस्तों, वो व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? क्या उसको क्वाशियोरकोर हो सकता है, उसको एनीमिया हो सकता है दोस्तों, क्या उसको रिकेट्स हो सकता है, या उसको स्कर्वी हो सकता है दोस्तों। ध्यान पूर्वक आप समझना। आपने कुपोषण के बारे में सुना होगा दोस्तों, किसके बारे में सुना होगा? कुपोषण के बारे में सुना होगा। कुपोषण किसके बारे में सुना होगा? कुपोषण के बारे में सुना होगा दोस्तों। ठीक है, दो प्रकार का होता है दोस्तों। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है दोस्तों यह कुपोषण? ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। ठीक है, एक तो है क्वाशियोरकोर। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, परीक्षा में आपको क्वाशियोरकोर भी मिल सकता है, क्वाशिकोर भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है दोस्तों? बच्चों का पेट निकल जाता है, शरीर तो हड्डियों का ढांचा बन जाता है लेकिन पेट सूजकर बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण है। एक होता है दोस्तों मेरेस्मस, और ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है दोस्तों। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की अगर भोजन में कमी हो तो मेरेस्मस रोग हो जाता है। और इसमें दोस्तों कोई पेट वेट तो नहीं निकलता बाहर सूजकर, लेकिन पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, आंखें अंदर की तरफ धस जाती है, त्वचा फटने लग जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस बीमारी का क्या इलाज है दोस्तों? इस बीमारी का इलाज है प्रोटीन खिलाओ, उसको अधिक मात्रा में मांस खिलाओ, दाल खिलाओ। मांस नहीं खाता तो कोई बात नहीं, दाल खिला दो, चने खिला दो, मूंगफली खिलाओ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रोटीन कुपोषण है एक प्रकार का। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अपन को खिलाना तो पड़ेगा ना। तो दोस्तों क्वाशियोरकोर है दोस्तों, क्वाशियोरकोर एक कुपोषण है जो प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, इसको दूर करने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है दोस्तों। जबकि रिकेट्स क्या है दोस्तों? रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। इसके क्या लक्षण है दोस्तों? एक तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द होना दोस्तों, हाथ पैरों में दर्द होना। ठीक है दोस्तों, एनीमिया दोस्तों आयरन की कमी से, आयरन की कमी से दोस्तों। पालक गाजर वगैरह खाओ, आपको खूब आयरन मिलेगा, तो शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। आयरन की कमी से दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है दोस्तों। और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं?
रक्त की कमी बोलते हैं इसको, रक्त की कमी हो गई। और दोस्तों इस रक्त की कमी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, रक्तल्पता कहते हैं, रक्तल्पता या एनीमिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है, सी की कमी से होता है। अगर आप नींबू खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, जो नींबू कुल वाले पौधे हैं उन पौधों के जो फल होते हैं उसमें ना विटामिन सी खूब पाया जाता है, तो खाने से है ना मसूड़े होठ वगैरह फटते नहीं है, खराब नहीं होते हैं आसानी से। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है। और इसके क्या लक्षण है, ठीक है, दांतों व मसूड़ों से खून आना, खून आना, होठों का फट जाना, होठों का फटना दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि दालें वगैरह दूध अंडे कब खिलाया जाता है, जब क्वाशियोर बीमारी हो जाती है। प्रश्न घुमा के भी आ सकता है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब उसे दालों के साथ में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी वगैरह खाने के लिए भी कहते हैं, तो उसको मेरेस्मस रोग है दोस्तों, क्योंकि उसको प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता है। निम्न में से किसमें अनिषेक जनन देखा जा सकता है दोस्तों। अनिषेक जनन का मतलब क्या है दोस्तों, अनिषेक जनन का अर्थ है दोस्तों बिना निषेचन के जनन, बिना निषेचन, बिना निषेचन के ही अंडों से जीव उत्पन्न होना, अंडों से जीव उत्पन्न होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। बिना निषेचन के अंडों से जीव उत्पन्न हो जाना या बिना निषेचन के होने वाले जनन को अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं दोस्तों। और ये मधुमक्खी में होता है दोस्तों, किस में होता है, मधुमक्खी के अंदर यह होता है, रेशम कीट में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। कुछ मक्खियों के अंदर भी हो सकता है, लेकिन आपको तो मधुमक्खी ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। मच्छर के जैविक नियंत्रण में काम में आने वाली मछली है दोस्तों जो गैम्बूसिया मछली है ना, गैम्बूसिया मछली, ठीक है, हिल्सा हिल्सा हो गई, स्केलोफेगस हो गई, गोल्ड फिश, ठीक है। तो ये भी कोई भी नहीं है, पहली वाली है। ये क्या करती है, मच्छर के लार्वा, मच्छर के लार्वा को खा जाती है, मच्छर के लार्वा यानी कि उसके बच्चों को खाती है, लार्वा को खाती है। कई पता है, कई लोग इसको घर में पालते हैं एक्वेरियम वगैरह के अंदर, ये लार्वा को खाने का कार्य करती है दोस्तों, ठीक है। कौन से पौधे कार्यकीय शुष्कता सहन कर सकते हैं। कार्यकीय शुष्कता का मतलब है कि किसी पौधे की आंतरिक संरचना ही ऐसी हो जाती है जिसके कारण वो सूक्ष्म वातावरण के अंदर रह सकते हैं दोस्तों। तो जलोद्भिद पौधे दोस्तों नहीं दोस्तों, जलोद्भिद पौधों को शुष्कता सहन करने की क्या जरूरत है, उनके पास तो खूब पानी है, खूब नमी है दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों शैलोद्भिद जो चट्टानों पर उगते हैं ये भी नहीं है, अधिपादप, लवणोद्भिद पादप दोस्तों, ठीक है। लवणोद्भिद पादपों में ऐसी विशेषता पाई जाती है जिसके कारण यह कार्यकीय शुष्कता को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। इनके अंदर पता क्या पाया जाता है, इनके अंदर पादपों पर ही बीज अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सजीव प्रजक्ता कहते हैं, सजीव प्रजक्ता कहते हैं। मतलब कि फल नीचे गिरा ही नहीं, फल पेड़ पे लग रहा है, फल में जो बीज है वो वहीं अंकुरित हो जाता है, और जब उससे थोड़ा पौधा बन जाता है ना तो वो बीज या फल नीचे आकर गिर जाता है और आराम से लवणीय मृदा में नया पौधा उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पादपों में वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में किया जाता है। दोस्तों पत्तियां जो होती है, पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे छेद पाए जाते हैं, पत्तियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं दोस्तों, रंध्र कहते हैं, रंध्र, ठीक है दोस्तों। और रंध्रों के द्वारा ही पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पानी वाष्प के रूप में निकलता है,
निकलता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं दोस्तों। अब क्या किया जाता है, इसके ऊपर है ना कुछ तेलीय पदार्थ छिड़क दिए जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों। तेलीय पदार्थ छिड़क दिए जाते हैं दोस्तों। किस किस का छिड़काव किया जाता है दोस्तों? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट भी एक बहुत अच्छा पदार्थ है जिसका छिड़काव किया जाता है। एस्पिरिन छिड़क दिया जाता है, सिलिकॉन के तेल को छिड़क दिया जाता है। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों उपरोक्त सभी आपसे पूछा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों पर या तने पर किसका छिड़काव किया जाता है? फिनाइल मर्क्यूरिक या एस्पिरिन सिलिकॉन तेल, तीनों का, सभी का पत्ती, सभी का पत्ती व तनों पर छिड़काव किया जाता है। छिड़काव किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अरीय संवहन पूल पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, शायद अपना पहला क्वेश्चन था, हाँ यह रहा 5वें नंबर पे मैंने आपको बताया था कि भैया संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन पूल बनाते हैं। संवहन पूल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब जाइलम और फ्लोएम, जैसे पहले जाइलम है, फिर उसके बाद में फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फ्लोएम, अगर इस प्रकार से जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं तो उसको अरीय संवहन पूल कहते हैं दोस्तों। और ये किस में पाया जाता है? एक बीजपत्री पादपों की जड़ों में पाया जाता है। जबकि दोस्तों जो द्विबीजपत्री पादप के तने हैं, ठीक है, या जो एक बीजपत्री पादप के तने हैं ना, उनमें किस प्रकार का संवहन पूल पाया जाता है? संयुक्त संवहन पूल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कुछ पादपों में सकेंद्रीय संवहन पूल भी पाया जाता है, जिसमें जाइलम केंद्र में होता है और फ्लोएम उसके चारों तरफ पाया जाता है दोस्तों। तो अरीय संवहन पूल किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पादपों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अरीय संवहन पूल किसमें पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। कैस्पेरियन पट्टिकाएं किस पर पाई जाती है? देखो, कैस्पेरियन पट्टी कहां पर पाई जाती है? एपिडर्मिस पर पाई जाती है, या एंडोडर्मिस पर पाई जाती है, फ्लोएम पर पाई जाती है, या परिरंभ पर पाई जाती है? दोस्तों क्या होता है, देखो ध्यान पूर्वक, ये तो आपको बताया ना, ये बाह्य त्वचा है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया ये वल्कुट होता है दोस्तों, वल्कुट होता है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अंतस त्वचा पाई जाती है वल्कुट के अंदर की तरफ। ये क्या पाई जा रही है दोस्तों? ये अंतस त्वचा पाई जाती है दोस्तों, अंतस त्वचा पाई जाती है। यह क्या है? अंतस त्वचा पाई जाती है, यह आपको बताया था। अब आपको पता है कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जो अंतस त्वचा है ना, अंतस त्वचा के ऊपर ऐसे ऐसे पट्टियां पाई जाती है दोस्तों। अंतस त्वचा पर क्या पाई जाती है? अंतस त्वचा पर सुबेरीन, सुबेरीन के जमाव से, सुबेरीन, सुबेरीन के जमाव से पट्टियां बन जाती है, पट्टियां बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कैस्पेरियन पट्टिकाएं बोलते हैं, जिसे ही क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अंतस त्वचा है इसको एंडोडर्मिस भी तो कह सकते हैं इंग्लिश में, एंडोडर्मिस दोस्तों, ठीक है। तो देखो, ये बाह्य त्वचा, वल्कुट, फिर अंतस त्वचा, फिर अंदर तो दोस्तों आपको पता है ना परिरंभ होता है, ठीक है। फिर अंदर की तरफ क्या होता है? संवहन पूल होते हैं जाइलम फ्लोएम से बने हुए। तो दोस्तों अंतस त्वचा के ऊपर, एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरीन का जमाव हो जाता है। सुबेरीन क्या है? जैसे सेलुलोज एक रासायनिक पदार्थ है, वैसे ही सुबेरीन भी एक पदार्थ होता है जो अंतस त्वचा के ऊपर जम जाता है और पट्टियां बना देता है दोस्तों, जिसे कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने है ना महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े,
ठीक है, बायोलॉजी के, वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इस क्लास को जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम की क्लास है दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए दोस्तों। क्वालिटी एजुकेशन चैनल को आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का हम क्या कर सकें, भला कर सकें। आप सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी अपना ख्याल रखना। वापस मिलेंगे एक बार फिर, सभी को टेक केयर।